अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट पर्सनैलिटीज में खुश आमदीद। मैं हूं बिलाल सफ्तर। एक गरीब घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा, जिसने बचपन ही से अपने वालिद की तलकीन पर दूसरों की मदद करना सीखा, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाजी कारकुन बन गया। इन्होंने अपनी जिंदगी की इब्तिदा इंतहाई सादगी से की, मगर इनके दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत और खिदमत का जज्बा हमेशा मौजूद रहा। एक दिन जब इन्होंने एक लावारिस औरत को सड़क किनारे तड़पते देखा, तो उन्होंने अपनी जेब में मौजूद तमाम पैसे उसकी मदद के लिए इस्तेमाल कर दिए। यही वो लम्हा था जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को पहचान लिया और एक ऐसा सफ़र शुरू किया जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की खिदमत करना था। हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी की, जिन्होंने अपने आप को इंसानियत के लिए वक़्फ़ कर दिया। अब्दुल सत्तार ईदी एक मारूफ पाकिस्तानी समाजी कारकुन और इंसान दोस्त शख्सियत थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसानी खिदमत के बहुत से काम किए। ईदी का ताल्लुक एक गुजराती मेमन मुस्लिम खानदान से था और उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात के एक शहर बांटवा में हुई थी। ईदी के वालिद कपड़े के ताजर थे और उनकी वालदा एक दीनदार और रहमदिल खातून थी। ईदी का बचपन मतवसत तबके के माहौल में गुजरा और उन्हें छोटी उम्र से ही अपने वालिदैन की तरफ से गरीबों और मुस्तहकीन की मदद करने की तरगीब दी गई। तकसीम हिंद के बाद ईदी का खानदान पाकिस्तान हिजरत करके आ गया और कराची में आबाद हुआ। यहाँ उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया और एक छोटी सी दुकान से अपने फलाही काम का आगाज़ किया। बाद में ये छोटा सा आगाज़ ईदी फाउंडेशन की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी फलाही तंजीम बन गया। अब्दुल सत्तार ईदी की तालीम का आगाज़ उनके आबाई शहर बांटवा गुजरात में हुआ। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और जल्द ही अपनी खिदमत अपनी ज़िंदगी में अमली काम शुरू कर दिए। ईदी की बाज़ाब्ता तालीम महदूद रही, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा। उनकी तरबियत में उनकी वालदा का किरदार बहुत अहम था, जिन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही दूसरों की मदद करने की तरगीब दी। ईदी ने अपने कैरियर का आगाज़ हिजरत के बाद कराची में किया। इब्तिदा में उन्होंने कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोली ताकि अपना और अपने ख़ानदान का गुजर बसर कर सके। इसी दौरान उन्होंने कराची के गिरदो नवाह में गुर्बत, बीमारी, इन मसाइल ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दे। ईदी फाउंडेशन की बुनियाद उन्होंने 1951 में रखी, जिसका मकसद ज़रूरतमंदों की बिला इम्तियाज़ मदद करना था। यह तंजीम मुख्तलिफ शोबों में खिदमात फराहम करती, जिनमें एम्बुलेंस सर्विस। ईदी साहब ने सबसे पहले एक एम्बुलेंस खरीद कर अपनी फलाही सरगर्मियों का आगाज़ किया। वक्त गुजरने के साथ ये सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फ्री एम्बुलेंस सर्विस बन गई, जिसके तहत हज़ारों एम्बुलेंसें पूरे पाकिस्तान में चलाई जाती हैं। ईदी फाउंडेशन ने मुल्क भर में कई अस्पताल और क्लिनिक कायम किए, जहां पर गरीब और मुस्तहकीन लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। ईदी फाउंडेशन ने यतीम बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए यतीम खाने और ओल्ड होम्स कायम किए, जहां उनकी ज़रूरियात का खास ख्याल रखा जाता। ईदी फाउंडेशन के तहत मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त खाने की सहूलत फराहम की जाती है, जहां गरीब और बेसहारा लोग खाना खा सकते हैं। ईदी ने गरीब बच्चों की तालीम के लिए तालीमी इदारे भी कायम किए ताकि उनके मुस्तकबिल को संवारा जा सके। ईदी फाउंडेशन कुदरती आफात जैसे जल्जला, सैलाब और कहत के वक्त अमदादी सरगर्मियों में भी पेश रही। लावारिस लाशों को इज्जत के साथ दफन करती है और इस मकसद के लिए कराची में एक बड़ा कब्रिस्तान मुख्तस किया गया है। 2013 में अब्दुल सत्तार ईदी को गुर्दे की बीमारी की तशखीस हुई। डॉक्टरों ने उन्हें डायलिसिस की तजवीज़ दी, लेकिन ईदी ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी कौम के साथ रहना चाहते थे और अपने इलाज पर खर्च होने वाली रकम को फलाही कामों में इस्तेमाल करना चाहते थे। वो कराची के एक हस्पताल में ज़ेर इलाज रहे और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाते थे। अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल 8 जुलाई 2016 को कराची में हुआ। उनकी वफात के बाद पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई।
انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ عیدی صاحب کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے ان کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان جب کیا تو ان کے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ 9 جولائی 2016 کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جن میں حکومتی عہدیدار، فوجی افسران، سماجی کارکنان اور عام لوگ بھی شامل تھے۔ عبدالستار عیدی کو کراچی کے علاقے میوہ شاہ میں عیدی ولیج کے قریب ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ ان کی قبر کو ان کی سادگی کے اصولوں کے مطابق بنایا گیا، جیسا کہ وہ خود ہمیشہ سادگی کی مثال دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد عیدی فاؤنڈیشن کی تمام ذمہ داریاں ان کے بیٹے فیصل عیدی نے سنبھال لی۔ فیصل عیدی نے اپنے والد کی طرح فاؤنڈیشن کے کام کو جاری رکھا اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ عبدالستار عیدی کی یاد میں دنیا بھر میں تعزیتی تقریبات منعقد کی گئی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عیدی صاحب کی خدمات اور انسانیت کے لیے ان کا جذبہ ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی اور کام نے یہ ثابت کیا کہ انسان کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عیدی فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی تنظیمیں آج بھی معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عیدی صاحب کی کہانی ایک ایسی شمع کی مانند ہے جو اپنی آخری سانس تک روشنی پھیلاتی رہی۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی جب وہ خود بیمار تھے، ان کا دل ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے برقرار رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا مشن جاری رہا اور عیدی فاؤنڈیشن نے ان کی یاد میں فلاحی کاموں کو مزید وسعت دی۔ عیدی صاحب کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت دولت میں نہیں بلکہ انسانیت کی بے لوث خدمت میں ہے۔ ان کی داستان کا اختتام دراصل ایک نئے آغاز کی نوید ہے، جہاں ان کے خواب اور ان کی محنت دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ عبدالستار عیدی کی زندگی ایک روشن مثال ہے جو ایک فرد بھی اپنی خالص نیت اور محنت سے دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ان کی وراثت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیدی صاحب کی اس کمال ہمدردانہ کاوشوں میں ان کی بیگم کا کردار کیا تھا اور ان کے بچوں نے اپنے والد گرامی سے کیا کچھ سیکھا اور کیسے وہ عیدی فاؤنڈیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔